हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पालमपुर विलेज में होने वाले प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर यूज़ आते हैं। तो 4 फैक्टर्स पढ़े थे हमने, लैंड है, लेबर, कैपिटल और फर्म हमने देखा था। आज की हमारी क्लास है फॉर्मिंग इन पालमपुर। जैसा कि आप डायग्राम भी देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फॉर्मिंग इन पालमपुर। आइए हम शुरू करते हैं। फॉर्मिंग इन पालमपुर का में कहा गया है कि फॉर्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पालमपुर विलेज में हम देखते हैं कि जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मेन एक्टिविटी है, यानी कि जो आधे से ज़्यादा जो जनता है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फार्मिंग में। ठीक है, 75% ऑफ द पीपल वो आर वर्किंग आर डिपेंड ऑन फार्मिंग देयर लाइवलीहुड। अपनी जीवन यापिका के लिए वह सबसे ज़्यादा, यानी अपनी लाइवलीहुड के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड किस में होती है, 75% पॉपुलेशन वो होती है फार्मिंग में। ठीक है, दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर। तो वहाँ हम देखेंगे बहुत से उस विलेज में फार्मर भी है, फार्म लेबरर भी है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि वहाँ पे कई ऐसे यानी कि 450 फैमिलीज़ है, जिसमें से हमने देखा था कि कई ऐसी फैमिलीज़ है जिनके पास में खुद की लैंड नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों की लैंड में जा कर के फॉर्म लेबर वाला काम करते हैं। ठीक है, द वेल बीइंग ऑफ देयर पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड to production on the farm, but remember that there is a basic concern in rising from production, यानी कि पूरी पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, फार्मिंग में। ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। 1960 की बात हम करें तो पालमपुर विलेज में एक फार्मिंग के लिए एक अच्छी लैंड नहीं थी, वहाँ वेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा थी। तो उस वेस्ट लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में वहाँ पे कन्वर्ट किया गया। वही आज के हम चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन को पालमपुर शहर में, पालमपुर विलेज में हमने इंक्रीज़ किया था। बट देन द सम of wasteland in the village has been converted to cultivated land. There exists no further scope to increase from production by bring new land under cultivation. वहाँ पे और कोई न्यू ऐसी लैंड नहीं थी, वो छोटा गांव था। तो वहाँ पे हम जो वेस्ट लैंड को हमें कन्वर्ट करना पड़ा किस में, कल्टिवेटर लैंड में। यानी कि पालमपुर की खेती के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पालमपुर में खेती का मुख्य उत्पादन गतिविधि है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीवन यापिका खेती पर निर्भर करती हैं। वे किसान या खेत वाले मजदूर हो सकते हैं। हम लोगों की भलाई का खेती ही क्या है, बहुत गहरा संबंध है। लेकिन याद रखें कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में बुनियादी बाधा आती है। जैसे कि पालमपुर में भी 1960 के बाद में खेती के तहत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ था। तब तक गाँव में एक बहुत ही बंजर भूमि थी को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन हो चुकी थी। नई भूमि को खेती के दायरे में लाकर उत्पादन बढ़ाने के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं थी। आगे हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ हमें देखा था कि अगर हमें क्रॉप्स को प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था तो वहाँ पे क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फार्मिंग को इंक्रीज़ करना ज़रूरी नहीं था। तो हमने वहाँ पे क्या किया, लैंड को वही लैंड में डिफरेंट तरीके की हमने फार्मिंग टेक्निक्स या मेथड को हमने यूज़ करके क्रॉपिंग को हमने इंक्रीज़ किया है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो वहाँ हम देखेंगे कि जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। किस तरीके से होती है कि जब रेनी सीज़न आता है, यानी कि बारिश का सीज़न आता है, तो वहाँ खरीफ मतलब एक ही ये कहा दिया जाए कि मल्टीपल क्रॉपिंग है, यानी कि एक ही साल में कई तरीके की जो फसलें उगाई जाती है। तो वहाँ क्या कहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो पालमपुर शहर में भी यही होता था। क्या होता था देखेंगे कि साल भर में ड्यूरिंग द रेनी सीज़न में खरीफ की फसल
फार्मर ग्रो द ज्वार एंड बाजरा, जिसमें यानी कि आपकी क्वेश्चन बन सकता है कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो आप लिखोगे ज्वार एंड बाजरा। और ये कौन से सीज़न में होती है, तो हम कहेंगे इनका प्रोडक्शन रेनी सीजन में किया जाता है। These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivated of production between अक्टूबर एंड दिसंबर, यानी कि अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटो कल्टिवेट किया जाता था, ठीक है। इन द विंटर सीजन रबी, विंटर सीजन में कौन सी फसल लगाई जाती है, तो हम कहेंगे रबी की फसल लगाई जाती है। फील्ड्स आर सॉन वीट, जैसे कि वीट हो गई, ठीक है, यानी कि गेहूँ। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन फार्मर्स कीप enough wheat from families consumption and the sell the surplus wheat at the market at रायगंज। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो अलग अलग तरीके से पालमपुर में जो फसलें लगाई जाती है, तो वहाँ पे ये खेती के द्वारा किस तरीके से वह अपना पैसा कमा सकते हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले वह अपनी जो, जैसे कि हम एग्जांपल ले गेहूं का, तो गेहूं जितना उनके परिवार में सफिशिएंट होता था वह रख लेते थे। उसके बाद में जो सरप्लस गेहूं था, यानी कि जो सरप्लस वीट था, वह क्या करते थे, हमें पता है कि पालमपुर के पास में कौन से गांव है, और अदर रायगंज भी है। और ये भी हमने पढ़ा है कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है। वहाँ पे रायगंज जाने के लिए अच्छी सड़कें बनी हुई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के भी अच्छे साधन हैं। तो वहाँ के पालमपुर के जो विलेज के जो फार्मर है, वो क्या करते हैं, रायगंज जा कर के अपने गेहूं को बेच देते हैं। उससे क्या होता है, उनकी इनकम अर्न हो जाती है। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज आल्सो डेवलप्ड टू शुगर कैन विच इज हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर। कुछ एरिया में क्या करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 4 तरीके से किया जाता है। कुछ एरिया में क्या करता है, शुगर कैन लगा दिया जाता है। तो शुगर कैन इन द रॉ फ्रॉम एज ए जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो शाहपुर में क्या होता है, जा कर के वह अपने ये शुगर कैन से जो गुड़ बनाया जाता है, जैगरी बनाई जाती है, वो जाकर के क्या करते हैं, बेच देते। तो इस तरीके से पालमपुर शहर में फार्मिंग से इनकम की जाती है। तो हम यहाँ देखें क्या देखा कि अलग अलग तरीके की मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा जो रेनी सीजन होता है उसमें खरीफ की फसल ज्वार बाजरा, और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पोटैटो कल्टिवेशन, और विंटर के सीज़न में हमने देखा रबी की फसल जिसमें कि वीट आता है। तो ये जब उनका जितना उनकी ज़रूरत होती है, उसके बाद में जो सरप्लस जो चीज़ें होती है वह जा कर के रायगंज शाहपुर में बेच करके और अदर मनी कमाई जाती है, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा भी समझा देती हूँ। डायग्राम में भी बताया गया है कि देखिए कि रेनी सीजन बताया है, रेनी सीजन में यहाँ पे आपको बता दिया गया है खरीफ की फसल। अक्टूबर दिसंबर में यहाँ आप देखेंगे पोटैटो, और विंटर सीजन में हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, वीट। और एक और भी वहाँ पालमपुर में क्या किया जाता है, हम देख रहे हैं कि शुगर प्रोडक्शन, यानी शुगर प्रोडक्शन से भी क्या होता है, यहाँ पर शाहपुर जाकर के वह जैगरी वगैरह बेच देते हैं, रायगंज जाकर के वीट वगैरह बेच देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करके पालमपुर शहर में इनकम अर्न की जाती है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कहा गया है कि उगाई गई फसलों को, यहाँ हिंदी में आपको भी बता दिया गया है कि बारिश के मौसम में खरीफ की ज्वार बाजरा, और अक्टूबर के में आपको अक्टूबर से दिसंबर आलू की खेती, और सर्दियों में रबी, जैसे में रबी यानी कि गेहूं की, ठीक है। और ये खपत अगर हमारे जहाँ पूरी हो जाने के बाद में हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा जो गेहूं है हम वहाँ पे रायगंज जाकर के बाज़ार में बेच देते हैं, और गन्ने के से हमें जो गुड़ जो प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में हम शाहपुर जाकर के व्यापारी बेच देते हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे भी इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वीट, ये बाजरा और शुगर कैन और ये पोटैटो, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो ये मल्टीपल जो क्रॉपिंग हो पाई, ये पालमपुर शहर में ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, तो हम ये देखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि पालमपुर एक वेल डेवलप विलेज है, वहाँ पे बहुत सी तरीके की फैसिलिटी भी है। हमने ये भी देखा था कि ट्यूबवेल भी सुविधा है। तो बहुत पहले हम ये कहें कि यहाँ पे ये फारसी व्हील्स के द्वारा पानी को निकाला जाता था, किया जाता था। पर वहाँ के लोगों ने देखा कि जब हमारे पास में बिजली भी है और लैंड भी है, तो वहाँ पे हम
क्या करें, ट्यूबवेल, ये क्या है आपके ट्यूबवेल, तो इससे बहुत अच्छा पानी आता था, तो जिससे क्या हुआ उनको मल्टीपल क्रॉपिंग में भी हेल्प मिली। ठीक है, आगे कहा गया है कि द मेन रीज़न वाई फार्मिंग आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स। तो ये 3 डिफरेंट क्रॉप कैसे वह कर सके, उसके पीछे यही कारण है। क्रॉप इन ए ईयर इन पालमपुर, एक साल के अंदर 3 फसलें कैसे पालमपुर शहर प्रोडक्ट कर पाता है, इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप सिस्टम, यानी हम कहा गया है कि जो इरिगेशन है वो क्या है, वेल डेवलप है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैम अर्लियर टू पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी है। इज मेजर इम्पैक्ट वार टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। फार्सी wheels were till then used by farmer to ग्रो वाटर फ्रॉम द व्हील एंड इरीगेशन स्मॉल फील्ड। बहुत छोटे छोटे जो खेत थे वहाँ पे क्या किया जाता था, ये फार्सी व्हील का उपयोग किया, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पानी को निकालने में। आगे कहा गया कि पीपुल सा द इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल कुड इरीगेशन मस्ट लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। तो फिर हम यहाँ क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ट्यूबवेल का उपयोग किया गया, उससे क्या हुआ एक बहुत ही बड़े एरिया में फार्मिंग होने लगी। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नो एज मल्टीपल्स क्रॉपिंग। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मल्टीपल क्रॉपिंग्स क्या होता है, तो हम वहाँ कहेंगे कि टू द ग्रो मोर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा अगर क्रॉपिंग हो रही है, कहाँ, एक ही पीस ऑफ लैंड में, अलग अलग पूरे साल भर में हमने देखा पूरे साल भर में एक से ज़्यादा क्रॉपिंग हो रही, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। आइए हिंदी में भी देख लेते हैं। कहा गया है कि पालमपुर में किसानों को साल में 3 अलग अलग फसलें उगाने का मुख्य कारण सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी थी। पालमपुर में बिजली भी जल्दी आ गई थी, क्योंकि एक वेल डेवलप, एक विकसित गांव था। वहाँ सिंचाई की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया, जैसे कुओं से पहले पानी खींचने के लिए छोटे खेतों में फारसी पहियों का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं अब बिजली के आ जाने से ट्यूबवेल से ज़मीन के काफ़ी बड़े हिस्से में सिंचाई अच्छे ढंग से हो सकी, और वर्ष के दौरान भूमि के इन टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने के लिए उन रूप में लिया गया उस भूमि को। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि फार्मिंग, जो पालमपुर में जो फार्मिंग हुआ है उसमें 3 मेन रीज़न, जो कि हमने सबसे पहला फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जो कहा गया है मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और थर्ड है हमारा मॉडर्न फार्मिंग मशीनरीज। ठीक है, वन वे ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यहाँ कहा गया कि ठीक है, आप एक ही लैंड में अलग अलग साल भर में जो क्रॉपिंग करें उसे आप मल्टी क्रॉपिंग करें। ठीक है, यहाँ पे सिंचाई सुविधा अच्छी थी तो हम करने लग गए, पर फिर भी हमें कुछ ऐसे मेथड और यूज़ करने पड़े जिससे कि पालमपुर के फार्मिंग में थोड़ा और इंक्रीज हुआ है। तो वो क्या है, वो देखेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। Yield is measured as crop production on a given piece of land during a single season. Till the mid-1960s, the seeds used in cultivated were traditional ones with relative low yield, but traditional seed need less irrigation. तो कहा गया है कि जब 1960 की बात है, वहाँ पे जो बीज है वो एक ट्रेडिशनल रूप में लिए जाते थे यूज़। वहाँ पे उन्हें जो ट्रेडिशनली जो यूज़ किए जाते हैं बीज, उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और बहुत ही धीरे वह अपनी प्रोडक्शन की गति उनकी रहती है। देखेंगे एक ही भूमि में उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका कई फसलें हैं, जो कि हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं। सेकंड, दूसरा तरीका अब हम पढ़ रहे हैं कि अधिक उपज के लिए आधुनिक खेती का तरीका लेना। तो उपज को एक ही मौसम के दौरान भूमि के दिए गए टुकड़ों पर उत्पादन फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के मध्य में हमने देखा
कि खेती में उपयोग किए जाने वाले बीज अपेक्षाकृत कम पैदावार वाले परंपरागत थे, यानी कि उन्हें बहुत ही कम प्रोडक्शन होता था और उन्हें बहुत ज़्यादा खाद की और वाटर की आवश्यकता होती थी। पारंपरिक बीजों में कम सिंचाई की ज़रूरत थी। आगे देखेंगे ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड किस तरीके से, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सीड्स में आपको कहा गया है, तो सीड्स हमने कौन से यूज़ करे हैं, SYV वाले, ठीक है ना, हाई वैराइटीज़ ऑफ सीड्स। और केमिकल के द्वारा भी क्या हुआ है, केमिकल फर्टिलाइज यूज़ करके भी क्या हुआ है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। केमिकली जो कई दवाइयाँ होती हैं उनका छिड़काव करके किया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। द ग्रीन रिवॉल्यूशन in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seed, SYV seeds का उपयोग किया गया। Compared to the traditional seeds, the SYV seeds promote to production much great amount gaining in a single plant, एक ही प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था। As a result, the same piece of land would now production far larger quantity of food gaining than was possible earlier, बहुत ही जल्दी बहुत एक बड़ी अमाउंट में हमें फूड प्राप्त हो जाता था। SYV seed however needed plenty of water and also chemically fertilized to production best result. Higher yields were possible only for a combination of SYV seeds है, irrigation है या chemical fertilize etc. ठीक है। कहा गया 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई थी, कब आई थी, 1960 के बाद में। भारतीय किसान को बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों SYV का उपयोग करके गेहूं और चावल की खेती करने को पेश किया गया। पारंपरिक बीजों की तुलना में SYV बीज एक ही पौधे पर अनाज की बहुत अधिक मात्रा का उत्पादन करने का वादा किया। नवीनतम भूमि का एक ही टुकड़ा अब पहले की तुलना में कई अधिक खाद्यान्न का उपयोग करने लगा। हालांकि SYV बीजों को सर्वाधिक परिणाम देने के लिए बहुत अधिक पानी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की भी आवश्यकता थी। वह उच्च पैदावार केवल SYV बीजों व सिंचाई व रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोग से संभव थी। आगे कहा गया कि फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वेर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, यानी इंडिया में जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वह सबसे फर्स्ट कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो हम कहेंगे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश। तो ये हम यहाँ पे यूज़ होगा। ये इस तरीके से क्या किया जाता है, अलग अलग आपने देखा है, इरिगेशन यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, डैम है, पंप है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग का पूरा बहुत ही अच्छा डायग्राम आपको बताया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पंजाब है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्या है सबसे फर्स्ट, आपको याद भी हो जाएगा। डायग्राम इसीलिए बताए जाते हैं कि आपको ये डायग्राम आपके माइंड में याद हो जाए कि कहाँ कहाँ सबसे फर्स्ट इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ किया गया था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमने देखा था कि SYV सीड थे, जो कि हमने यहाँ पूरी प्रोसेस हमने देखी। वहाँ अलग अलग इरिगेशन, फर्टिलाइज और मशीनीज इस तरीके से यूज़ किया जा कर के मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो कहाँ किया जाता है, सबसे पहले यूज़ किया गया था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन agriculture have sufficient land for cultivation. In the Palampur, about 1/3 of 450 families are landless. That is 150 families, most of their कहा गया most of them Dalit have no land for कल्टीवेशन। यानी कहा गया है कि जब हमने ये पढ़ा था कि प्रीवियस क्लास में कि पालमपुर में कितनी फैमिलीज रहती है, 450 फैमिलीज रहती है, जिसमें से कि 150 जो कि एक दलित वर्ग की है उनके पास में क्या है, लैंड नहीं है। तो वो किस तरीके से अपना
लाइवलीहुड किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। तो ये एक डायग्राम है। कहा गया है कि लैंड को किस तरीके से, पालमपुर के लैंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल 440 फैमिलीज़ रहती है, जिसमें से कि लैंडलेस लोग हैं 150 और स्मॉल फार्मर जो है वो है इस पूरे 240 में, और मिडिल और लार्ज मिलाकर के यहाँ पे 60 फार्मर रहती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आप महसूस किया होगा कि खेती के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमि है। दुर्भाग्यवश कृषि से जुड़े सभी लोगों के पास में खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। 450 परिवारों में से किसी 1/3 भूमिहीन है, यानी कि 150 परिवार जो कि दलित है, उनके पास में ज़मीन नहीं है। तो हमने यहाँ कहा था कि ये चार जो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कि लैंड यूज़ किया जाता है और लेबर है, कैपिटल है और फर्म है। तो हमने ये देखा कि जिसके पास में लैंड है, यानी ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो फैक्टर है वो पालमपुर में किस तरीके से यूज आता है। तो जिनके पास में अभी हमने देखा कि 240 के पास में क्या है, लैंड है, तो वह लैंड अपनी दे करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। पर जिनके पास में लैंड लेस है वो क्या करते हैं, अब लेबर है, वो क्या है, लेबर है, वो दूसरों की भूमि में जाकर के क्या करते हैं, अपनी लेबर करते हैं, यानी कि वहाँ पे जाकर के अपना सहयोग देते हैं। उनके एवज में उन्हें क्या मिलता है, रुपए मिलते हैं। तो वो अपनी अर्निंग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज़ फिक्स, but in rising production a great deal of pause has been put on pressure has been put on land and other natural resource। और लैंड तो आपके पास में फिक्स है, पर उसके ऊपर भी हमने देखा अदर नेचुरल रिसोर्स का भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। द न्यू वे ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मस्ट मोर कैपिटल। द medium and large farmer are able to use their own saving from production to arrange for capital during the next season के लिए। ठीक है, जो मिडिल और जो एक लार्ज फार्मर है वो इस सीज़न में जो उन्होंने कमा लिया वो एक थोड़ा सेविंग के रूप में बैंक में रख करके वो एक नेक्स्ट सीजन के लिए क्या करते हैं, कैपिटल गेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड द स्मॉल फार्मर who constitute about 80% of total farmer in India find the difficult to obtain capital because of the small size of their plot. Their production is not enough। देखेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि तय और दुर्लभ है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने में भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में काफ़ी दबाव डाला गया है। खेती के नए नए तरीके के लिए कम ज़मीन की ज़रूरत है, लेकिन पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने देखा कि हम क्रॉप्स को इंक्रीज़ करने के लिए, क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए केवल एक लैंड ही ज़रूरी नहीं है। कम लैंड में, उसी ही सेम लैंड में हम डिफरेंट फार्मिंग मेथड को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। खेती के नए तरीक़ों के लिए हमने ज़मीन के अलावा की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मध्यम और बड़े किसान उत्पादन से लेकर के अगले सीजन के दौरान पूंजी की व्यवस्था के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर जो छोटा वर्ग है किसान का, वो जो कि पूरे किसानों में से 80% है, उन्हें पूंजी प्राप्त करना कठिन लगता है व उन्हें भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता। हम ये देखेंगे जो HYV जो सीड्स यूज़ किए जाते हैं उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट भी होता है नेचुरली। वो देखेंगे कैसे कि लॉस ऑफ सोल फर्टिलाइज ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल का जो यूज़ किया जाता है उससे भी क्या होता है, कुछ नुकसान होते हैं। ओवर यूज़ ऑफ ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। तो हमने देखा था HYV वीड में हमने ये लाइन पढ़ी थी कि वहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो उस सीड्स में तो वहाँ कहा गया कि बहुत ज़्यादा एक यूज़ करने के कारण जो ट्यूबवेल इरीगेशन है वह ज़्यादा यूज आता है, तो ये वाटर टेबल, जो वाटर का जो लेवल है ग्राउंड में, वो क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। तो ये HYV वीड बहुत ज़्यादा मात्रा में भी यूज नहीं होने चाहिए। आगे हम देखेंगे लास्ट कि किस तरीके से ये जो 4 फैक्टर है वो है प्रोडक्शन में यूज आते हैं। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ऑन सेविंग एंड हैव टू बोरो। जो
एक छोटा किसान वर्ग है जो हमने देखा, जो 60 की मात्रा में हमने उस डायग्राम में देखा था, वह उनके पास में एक सरप्लस की कमी होती तो वह क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से बोरोड कर देते हैं, यानी कि उधार लेकर के अपनी कैपिटल को यूज़ करती हैं। बिकॉज द डेट मनी ऑफ the small farmer have to be additional work as farmer labor to feed themselves and their families. Labor being the most abundant factor of production, it would be idle if a new way of farming use much more labor. Unfortunately, such as things has not happened. The use of labor on farmer is limited. The labor looking or opportunities in those migrating to neighboring village, town and cities, and some labor has entered in non farming activity in village. तो यहाँ कहा गया है कि जिनके पास में लैंड है वह अपने लैंड में यूज़ कर लेते हैं फार्मिंग के लिए, और जिनके पास में ज़्यादा कैपिटल है वो कैपिटल को अपना उधार दे कर के भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहा गया कि अधिशेष कमी का उनका मतलब है कि वह अपनी बचत से पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, उधार लेना पड़ता है। कर्ज के अलावा कई छोटे किसानों को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती मजदूरी के अलावा भी अतिरिक्त काम करने पड़ते हैं। श्रम है उत्पादन का सबसे ना प्रचुर कारक होने के नाते यह एक आदर्श है, क्योंकि लेबर हमने जो 4 फैक्टर पढ़े थे, जिसमें कि लैंड जो हमने फार्मिंग में यूज़ करी, अब बात आती है लेबर, कैपिटल यूज़ आती है उसमें, और जो हम बाज़ारों में बेचते तो हमें फर्म भी यूज़ आ जाती है। पर जो इसमें से जो सबसे बेस्ट है लेबर, वो एक क्या हर एक फील्ड में हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, यह एक आदर्श होता है यदि खेती के नए तरीकों में बहुत अधिक श्रम का उपयोग किया जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसी बात नहीं है कि खेतों पर श्रम का उपयोग सीमित है। इस प्रकार अवसरों की तलाश में श्रम पड़ोसी गांव, कस्बों, शहरों में पलायन करते हैं। तो हमने ये देखा आज फार्मिंग के बारे में। तो जिनके पास में लैंड नहीं है वो किस तरीके से अपनी अर्न करते हैं, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। यानी हमारी कल की क्लास क्या होने वाली है, हमारी आज की क्लास होती फार्मिंग इन पालमपुर की। जो पालमपुर की जो फैमिलीज़ है वो फार्मिंग के द्वारा यानी खेती के द्वारा किस तरीके से कमाती है। पर जिनके पास में खेती नहीं है यानी कि लैंडलेस लोग हैं, वह किस तरीके से अपनी अर्निंग कमाते हैं, यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है पालमपुर की, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो सभी हम देखेंगे, और किस तरीके से वह लोग अपनी लाइवलीहुड को चला पाते हैं वो हम देखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी। थैंक यू।